जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज के लेक्चर में हम लोग इस प्रश्न को देखेंगे। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसके पहले मैंने इसी प्रकार का एक और प्रश्न लिया है। इसके पहले के लेक्चर में आप देख सकते हैं मैंने पूरे पार्ट्स बनाए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। इस तरीके से आपको पूरी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की पूरी सीरीज मिलेगी प्लेलिस्ट में। एक के बाद एक एक पार्ट मिलते जाएंगे। एक एक पार्ट को देखते हुए आपको चलते रहना है, ठीक है। पूरी पिक्चर के हम लोगों ने हर एक पार्ट पूरे सीक्वेंस बनाए हुए हैं। इस प्रश्न को हम लोग देखेंगे। क्या प्रश्न है भाई? यहाँ पे प्रश्न दिया है अपन को, एग्जामाइन द नेचर ऑफ। अपन को नेचर बताना है फंक्शन का। क्या फंक्शन दिया है? एफ ऑफ जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई का पावर 5 एक्स प्लस आई वाई अपॉन में डिवाइड में दिया है एक्स का पावर 4 प्लस वाई पावर 10 कॉमा जेड इज नॉट इक्वल टू 0। जब जेड 0 नहीं है तब आपके पास ये फंक्शन दिया गया है, इसको आपको सॉल्व करना है। अब फंक्शन 0 तब है किसी रीजन में, किसी डोमेन में, इंक्लूडिंग ओरिजिन को पकड़ के। अगर z 0 हो जाए तब ये पूरा का पूरा फंक्शन 0 है, साथ साथ पूरे के पूरे डोमेन में यानी रीजन में भी 0 है। तो क्या इसका आपको नेचर डिफाइन करना है कि या नेचर किस नेचर का, यानी कि एनालिटिक है या नहीं है, क्या इसके सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इसके पहले का अगर आपने लेक्चर देखा है तो आपके आइडिया पूरे क्लियर होंगे कि आज मैं किस टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूँ, किस तरीके के सॉल्यूशन के ऊपर बात कर रहा हूँ इसमें से। तो यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक में आप जाइए, क्लिक करें, आराम से देखिए उस प्रश्न को। पहले ये वीडियो देख लीजिए, ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ के भग गए, पहले उसको देखे समझ लो। अभी आ गए हो तो पूरा देख ही लो, फिर जाके पूरी प्लेलिस्ट को छानो। यूट्यूब चैनल आपके लिए ही बनाया है दोस्तों। सॉल्यूशन में सॉल्यूशन देखेंगे भाई। सॉल्यूशन क्या है? जो फंक्शन गिवन है वो लिखो। फंक्शन क्या गिवन है? एफ ऑफ जेड की वैल्यू एक्स स्क्वायर वाई का पावर 5 एक्स प्लस आई वाई गिवन है, अपॉन में डिवाइडेड में कुछ तो भी है एक्स का पावर 4 प्लस वाई का पावर 10। ये प्रश्न का यानी कि ये एफ ऑफ जेड एन यू प्लस आई वी के फॉर्म पे है। रियल को अलग कर सकते हैं, इमेजिनरी को अलग कर सकते हैं। रियल को अलग कर दो तो क्या हो जाएगा? यदि आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा? यू की वैल्यू मिल जाएगी एक्स क्यूब वाई का पावर 5 अपन में एक्स का पावर 4 प्लस वाई का पावर 10। सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को रियल के और इमेजिनरी के नीचे भेज दो तो आपको यू और वी दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर वाई का पावर 6 डिवाइडेड बाय एक्स का पावर 4 प्लस वाई का पावर 10। ये आपको यू और वी मिल गए। अब यहाँ पे हम लोग पहले समझ लेते हैं कि ये इसका नेचर समझ लेते हैं और फिर हम लोग लास्ट में इसको चेक कर लेंगे। भैया सीआर इक्वेशन आप चाहे तो पहले चेक करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सीआर इक्वेशन पहले चेक करो, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी बाद में चेक करो, या डिफरेंशिएबिलिटी पहले चेक करो, सीआर इक्वेशन बाद में चेक करो। तो इसके पहले के लेक्चर में हमने पहले सीआर इक्वेशन किए थे, बाद में डेरिवेटिव डिफरेंशिएबिलिटी को चेक किया था। अब पहली बारी डिफरेंशिएबिलिटी की है, ठीक है। अब यहाँ पे पहली बारी अपन डिफरेंशिएबिलिटी को दे देते हैं। एफ डैश, देखो एफ ऑफ जेड की वैल्यू आपके पास ये है, ठीक है। हमारे पास एफ डैश ऑफ जेड का फॉर्मूला होता है एफ डैश ऑफ जेड नॉट इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट डिवाइडेड बाय जेड माइनस जेड नॉट। चूंकि यहाँ पे जेड नॉट के जगह अपने पास वैल्यू है 0 तो हम लोग जेड नॉट के जगह 0 लेंगे, क्योंकि हम 0 पे चेक करेंगे। तो जेड नोट की जगह हम 0 लिखेंगे, यहाँ पे भी हम 0 लिखेंगे, यहाँ पे भी हम 0 लिखेंगे। सिंपल डेरिवेटिव के फार्मूले को देख रहे हैं हम, पॉइंट पे देख रहे हैं, किस पॉइंट पे? 0 वाले पॉइंट पे। तो लिमिट z टेंस टू, यहाँ पे भी आ जाएगा 0, बाबूलाल चल 0 हो जा, z टेंस टू 0 एफ ऑफ z माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाय आ जाएगा z। कहने का मतलब है लिमिट z टेंस टू 0, एफ ऑफ 0 की वैल्यू तो आपको 0 दी है तो ये तो 0 हो जाएगा, बचा क्या आपका एफ ऑफ z। ये एफ ऑफ जेड को लिख लो आप, एक्स स्क्वायर वाई का पावर 5 एक्स प्लस आई वाई डिवाइडेड बाय, अपन जेड ले रहे हैं नहीं, डिवाइड बाय एक्स का पावर 4 प्लस वाई के पावर 10 इनटू में आपका आ जाएगा जेड, यानी जेड की वैल्यू है एक्स प्लस आई वाई। कैंसिल कर दीजिए, क्या बच गया आपके पास? आपके पास बच गया लिमिट जेड टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर वाई का पावर 5 डिवाइडेड बाय एक्स पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 10। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अलग अलग पाथ पे इसकी क्या क्या वैल्यूज आ रही है, क्योंकि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, क्योंकि हम जब z टेंस टू 0 की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, z ये कोई तो भी एक पॉइंट है, z जब ये 0 पे जाने की कोशिश कर रहा है तो किस पाथ से जा सकता है? यानी ये पहला पाथ है y इक्वल टू एक्स से जा सकता है, अलोंग आपका y एक्सिस जा सकता है, अलोंग आपका x एक्सिस जा सकता है,
अलोंग पैराबोला पाथ जा सकता है, दुनिया के किसी भी पाथ को वो फॉलो कर सकता है, वो तो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। तो दो वेरिएबल वाले लिमिट, दो वेरिएबल वाले फंक्शन, कॉम्प्लेक्स प्लेन, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करते। रियल एनालिसिस में हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इस तरीके से चेक करते। तो यहाँ पे लेफ्ट और राइट हैंड का कोई विषय नहीं है, यहाँ पे खुला मैदान है, दौड़ो अपने हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिमिट चेक करेंगे। लिमिट चेक करते समय पाथ ले लेंगे, पाथ कोई भी ले लो सर, बहुत इजी वाला पाथ बताओ ना। इजी वाला पाथ है एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है, म्हणजे y इक्वल्स टू 0। यदि y 0 है, सर ये y 0 है, हाँ y 0 है, ठीक है, y 0 है तो लिमिट पूरी y 0 तो 0 अपॉन ये क्या मिला आपको, 0 अपॉन x का पावर 4, x टेंस टू 0 तो 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। सर दूसरा मजा आ गया। अलोंग एक्स एक्सिस हो गया, अलोंग y एक्सिस x इक्वल टू 0। अगर x 0 है तब भी ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो f डैश ऑफ 0 तब भी आपका लिमिट y टेंस टू 0, 0 अपॉन एनीथिंग क्या बचेगा आपका y पावर 10, आंसर आना है 0। अरे वाह सर, दोनों पाथ से तो लिमिट बराबर आ गई है। अपन बोल देंगे इसको एग्जिस्ट, नहीं रुक जाओ, एग्जिस्ट बोलने की एकदम घाई नहीं करना है। एक और बार डेरिवेटिव निकालो, दूसरा पाथ ले लो, मिडल यानी कि स्ट्रेट लाइन वाला पाथ, अलोंग। जैसे अभी मैंने डायग्राम बनाया था, बीच वाली लाइन इस तरीके से मैंने बताई थी, इस पॉइंट में आ रहा है वो, ये पॉइंट इधर आ रहा है। तो ये y इक्वल टू एक्स वाला, y इक्वल टू एक्स वाला लाइन ले लिया अपन ने, अलोंग y इक्वल टू एक्स, यानी जा y है वहाँ पे अपन एक्स पुट कर रहे हैं। कहने का मतलब एफ डैश ऑफ 0 इक्वल टू, देखो हमको कंफ्यूज क्या होता है लिमिट लगाने में। तो लिमिट लगाना कंफ्यूजन की बात नहीं है, समझ लो y की जगह आप x, जहाँ y है वहाँ पे आप x रख रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर इंटू x का पावर 5 डिवाइडेड बाय x का पावर 4 प्लस x का पावर 10। तो पूरा का पूरा फंक्शन x में बदल गया है। तो जब x में बदल गया तो लिमिट किसकी आएगी, x की आएगी ना। तो लिमिट आएगी x की, लिमिट x टेंस टू 0। तो x का पावर, अब यहाँ पे x टेंस टू 0 आप कुछ भी करेंगे आंसर कितना आना है, यहाँ पे तो 0 ही आना है। x की जगह आपने 0 पुट कर दिया, 0 अपॉन एनीथिंग, आंसर 0। और 3 पाथ के थ्रू इस डेरिवेटिव का आंसर, अब हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रहा है। तो थोड़ा सा रुक जाते हैं, एक और पाथ चेक कर लेते हैं, चौथा पाथ, ठीक है। सब्र करो, वीडियो देखो, चलते रहो, ठीक है। आप मेहनत तो मैं कर रहा हूँ, आराम से घर में बैठो, पॉपकॉर्न खाते हुए वीडियो देखो। अलोंग एक और पाथ ले लो, ये y इक्वल टू एक्स, यानी y इक्वल टू एक्स का तात्पर्य है y इक्वल टू एम एक्स से। y इक्वल टू एम एक्स में यदि आप देखेंगे, ठीक है, तो y की जगह आप एम एक्स भी पुट करेंगे, इस तरीके से लिमिट आएगी, आ जाएगा m, यहाँ पे y की जगह m, y का पावर 5 था तो m x का पावर 5 हो जाएगा। फिर आप इस तरीके से ये वाला भी पाथ ले सकते हैं। अलोंग में एक देखो y के साथ, y के पावर 5 के साथ x का पावर 2 प्रेजेंट है, तो बस मैं ये वाला पाथ ले लेता हूँ, y के पावर के साथ x स्क्वायर। तो f डैश ऑफ 0, y का पावर 5 की जगह मैं x स्क्वायर डाल रहा हूँ, x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन में x का पावर 4, y का पावर 10, y पावर 10 है, y के पावर 10 को आप कैसे लिखते हैं बाबू, y का पावर 5 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा y का पावर 5 का, यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, x का पावर 4, सब x में आ गया, तो लिमिट x टेंस टू 0 डाल दो। आंसर कितना आ रहा है इसका, ठीक है, x का पावर, घाई नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे तो आपका आंसर वही आ रहा था x का, यहाँ पे देखो x का पावर 4 हो गया, लिमिट x टेंस टू 0, x का पावर 4, 2x का पावर 4 कैंसल, आंसर आ गया 1/2। अब चिंता वाली बात हो गई कि सर ये हर एक जगह 0 0 आया और यहाँ पे 1/2 आ गया। तो हर एक पाथ में पानी पी लेता हूँ। अब थोड़ा सा सुकून मिल रहा है। हर एक पाथ में तो इन्होंने 0 दे दिया और यहाँ पे 1/2 दे दिया। अब क्या मिल गया, अब यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि एफ डैश ऑफ 0 यूनिक नहीं रहा। यूनिक का मतलब है अलग अलग पाथ पे
अलग अलग पाथ पे इसकी वैल्यू अलग आ गई, एक जैसी नहीं है। अगर अलग अलग पाथ पे वैल्यू एक ही रहती है, हर एक जगह 0 0 ही मिलता, तब ये यूनिक कहलाता। अब अलग अलग पाथ पे तो 0 मिला है, सिर्फ एक ऐसा पाथ मिल गया जहाँ पे 1/2 आ गया, तो वो यूनिक नहीं रहा। अब ये अलग अलग पाथ पे यूनिक नहीं है, कहने का मतलब है यूनिक नहीं है, इज नॉट यूनिक, इज नॉट यूनिक, ये यूनिक नहीं है। कहने का मतलब डेरिवेटिव अब यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है क्या? नहीं, डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पे लिखेंगे डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, एफ डैश ऑफ 0 यहाँ पे लिख देंगे आप, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। कहने का मतलब एफ ऑफ जेड जो है एनालिटिक नहीं है। कहाँ पर एनालिटिक नहीं है बबुआ? z इक्वल टू 0 पे यह एनालिटिक नहीं है। तो क्या अब क्योंकि हमको एग्जामाइन करना था नेचर, नेचर आ गया एनालिटिक नहीं है, परंतु आपको प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है सीआर इक्वेशंस को कि नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। तो अंत में अब हम सीआर इक्वेशंस को भी चेक कर लेते हैं। सीआर इक्वेशंस क्या होंगे? सॉरी, यहाँ पे तो मेरे को यू को नहीं मिटाना चाहिए था, यू मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर वाई का पावर एक्स क्यूब एक्स का पावर 4 वाई का पावर 10 और ये v की वैल्यू है एक्स स्क्वायर वाई का पावर 6। ठीक है, u और v का काम है अपने पास सी आर इक्वेशन निकालने के लिए। सी आर इक्वेशन, कॉची रायमन इक्वेशन क्या है भाई? कॉची रायमन इक्वेशन डेल यू बाय डेल एक्स के बराबर डेल वी बाय डेल वाई, रट डालो। ठीक है, तो अपन निकालेंगे अभी डेल यू बाय डेल एक्स। डेल यू बाय डेल एक्स को कैसे निकालेंगे? पिछले लेक्चर में बताया था, जाने का नहीं, इधर ही रहो, पहले इसको देखो फिर जाओ। लिमिट एक्स टेंस टू 0 यू एक्स कॉमा 0 माइनस यू 0 0 डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक है, ये अपना फार्मूला है, फार्मूला इस तरीके से है, तो फार्मूला एक्सपांड कर दो। y के जगह 0, जहाँ पर है y 0, ये 0 अपन है थी, ये तो हो गया 0 माइनस इसकी वैल्यू कितनी आएंगी 0 0, एक्स और y के जगह 0 0 डालेंगे, 0 0 आंसर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। डेल यू बाय डेल वाई निकालेंगे, डेल यू बाय डेल वाई किस तरीके से निकालेंगे? लिमिट, क्योंकि यहाँ पे x है तो x टेंस टू 0, y है तो y टेंस टू 0, u यहाँ पे x कॉमा 0, यहाँ पे 0 कॉमा y। ठीक है, x का ले रहे तो x को रखना, बाकी 0, y को ले रहे तो y को रखने का, y के कोएफिशिएंट को, y का वेरिएबल रखने का, बाकी 0, कोई टेंशन नहीं। अपॉन में y इज इक्वल्स टू लिमिट y टेंस टू 0 u, x के जगह 0, x के जगह 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 आंसर कितना आ रहा है? 0, अपॉन में y आंसर आ गया 0। सिमिलरली डेल वी बाय डेल एक्स निकालो, डेल वी बाय डेल एक्स का फार्मूला होता है, क्योंकि x है तो लिमिट x टेंस टू 0, v है तो v, x है तो x माइनस v 0 0, v 0 0 डिवाइडेड बाय x, तो लिमिट x टेंस टू 0। अब यहाँ पे भी y को 0 कर देंगे, y को 0 कर देंगे, आंसर पूरा आ जाएगा 0, 0 माइनस 0 अपॉन x, आंसर आ रहा है 0। सिमिलरली डेल वी अपॉन डेल y निकालेंगे, उसका भी आंसर क्या आएगा? 0। तो आप डेल यू बाय डेल एक्स के बराबर डेल वी बाय डेल वाई आ रहा है, तो डेल यू बाय डेल एक्स के बराबर डेल वी बाय डेल वाई आ रहा है, और डेल यू बाय डेल वाई के बराबर माइनस डेल वी बाय डेल एक्स आ रहा है। इस तरीके से सी आर इक्वेशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, परंतु फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो इसका रीज़न मैंने पिछले लेक्चर में बताया, अब आप जाके पिछले लेक्चर को देख सकते हैं। यहाँ पे काम खत्म हो गया, एंडिंग का मेरे को डायलॉग की लाइन मारना है। यदि आपको यह लेक्चर समझ में आया है, यह प्रश्न को मैंने जिस तरीके से सॉल्व किया है आपको पसंद आया है, तो विद्यार्थियों ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इस गणित के ज्ञान को पहुंचाना ही हमारा संकल्प है। आप ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले लेक्चर में मिलेंगे बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।